Now we are going to start with question number 17. It is physiological. What is physiological herniation? Describe midgut rotation with two anomalies. Physiological hernia हमारे पास वही है कि midgut जो है हमारे पास U शेप लूप बनाती है. U शेप लूप बना के umbilical cord वाली रीजन से आउटसाइड द एब्डोमेन मूव कर जाती है. इसको हम फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं. इसका हमारे पास एक फेलिक लिम्ब होता है यानी कि क्रेनियल लिम्ब होता है, एक कॉर्डल लिम्ब होता है, और जहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे हमारे पास ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट इसको अटैच कराती है अम्बिलिकल वेसिकल से. कॉर्डल लिम्ब से हमारे पास इलियम, असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स कॉलोन का पोर्शन अराइज करता है. जो हमारे पास कॉर्डल लिम्ब है यहाँ से सीकल डायवर्टिकुलम, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बनाता है. मिडगट की रोटेशन की बात करें तो जब मिडगट हमारे पास 90 डिग्री टर्न लेती है अराउंड इट्स एक्सिस, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये इसका एक्सिस बनाती है. फिर हमारे पास मिडगट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री का एडिशनल टर्न लेती है. टोटल 270 डिग्री का काउंटर क्लॉकवाइज टर्न हो जाता है. इस तरह मिडगट जो है टर्न लेते हुए एब्डोमेन में रिटर्न कर जाती है. इसकी रोटेशन माल रोटेशन से हमारे पास कौन कौन सी एनॉमलीज हो सकती हैं? इम्फेलोसील ये कि हमारे पास मिडगट जो है वो उसकी रिटर्निंग जो है वो ना हो. इस तरह क्या होगा कि इंटेस्टाइन, लिवर और अदर ऑर्गन जो है वो बेली बटन से बेली के आउटसाइड स्टिक होंगे जब ये वापस नहीं जाएगा कुछ भी. इसको हम कहेंगे एक्स ऑफ ओम्फेलोस. उसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल हर्निया का ये मतलब है कि हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में मिडगट रिटर्न करे 10th वीक में, लेकिन फिर दोबारा से हर्निएट कर जाए. इसको हम कहेंगे अम्बिलिकल हर्निया. इसके बाद हमारे पास है फीटल सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो फीटस में होते हैं और एडल्ट में जाके वो चेंज हो जाते हैं. लाइक फोरामेन ओवेल वो कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवेलिस में. अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टीविस में कन्वर्ट हो जाती है डक्टस विनोसिस लिगामेंटम विनोसम में. अम्बिलिकल आर्टरीज मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में. और हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्टरियोसम में. इसके बाद हमारे पास आता है कि नंबर 8 द डेवलपमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा के 4 सेगमेंट होते हैं. हेपेटिक सेगमेंट जो है वो हमारे पास आता है राइट वाइटलाइन वेन से. प्री रीनल सेगमेंट आता है हमारे पास राइट सब कार्डिनल वेन से. रीनल सेगमेंट हमारे पास एनास्टोमोसिस ऑफ सब कार्डिनल और सुप्रा कार्डिनल से आता है. और पोस्ट रीनल सेगमेंट हमारे पास राइट सब सुप्रा कार्डिनल से. हेपेटिक सेगमेंट फ्रॉम द राइट वाइटलाइन वेन. प्री रीनल सेगमेंट फ्रॉम द सब कार्डिनल वेन राइट. रीनल सेगमेंट फ्रॉम द एनास्टोमोसिस बिटवीन सब एंड सुप्रा कार्डिनल वेन्स and the post renal segment from the right supracardinal veins. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है what are pharyngeal pouches और from where the tympanic membrane is formed. pharyngeal pouches हमारे पास क्या है कि pharyngeal arches के इंटरनली जो एंडोडर्म लाइन कर रही है वो हमारे पास बनाती है pharyngeal pouches develop on the endodermal side between the pharyngeal arches. the pharyngeal grooves और cleft जो हैं ये हमारे पास जो हैं लाइक ये दरमियान में हमारे पास pharyngeal arches बनी हुई हैं. ये हमारे पास pharyngeal arteries हैं. इनकी एक एक्सटर्नल सरफेस होगी, एक्सटर्नल सरफेस पे एक्टोडर्म लाइन कर रही होगी. वहाँ पे जो सेपरेट कर रहे होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे ग्रूव्स, और जो अंदर वाली साइड से सेपरेट कर रहे होंगे एंडोडर्मल लाइनिंग वो आ जाएंगे हमारे पास पाउचेस. पाउचेस से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हमारे पास फ्रेंजोटिम्पैनिक ट्यूब बन जाती है फर्स्ट पाउच से. सेकंड पाउच से हमारे पास पैलेंटाइन टॉन्सिल. थर्ड पाउच से इंफीरियर पैराथायरॉइड और थाइमस. फोर्थ पाउच से सुपीरियर पैराथायरॉइड बनता है. और जो ग्रूव्स हैं उनमें से सिर्फ एक से ही जो फर्स्ट ग्रूव है वहाँ से हमारे पास एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस बनता है. अब इन्होंने पूछा है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ से बनती है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके 3 सोर्सेज होते हैं. फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव की एक्टोडर्म, ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस या फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच की एंडोडर्म, और मीजेनकाइम जो फर्स्ट और सेकंड फ्रेंजियल आर्चेस के दरमियान में है वो. अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि फ्रेंजियल पाउच क्या है. फ्रेंजियल पाउच जो है वो हमारे पास एंडोडर्मल साइड पे हमारे पास जो फ्रेंजियल आर्चेस के दरमियान में रीजन है उसको हम कहते हैं फ्रेंजियल पाउचेस. इसको हम क्रेनियोकॉर्डल सीक्वेंस के अंदर नंबरिंग करते हैं. ये सेपरेट करते हैं आर्चेस को इनसाइड से. और हमारे पास ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस जो है ये क्या है और इसका फेट क्या. तो ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से बनता है. ये जो है ये ग्रो करके हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी, मिडल एयर की कैविटी बना देता है, और ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस या ऑडिटरी ट्यूब बना देता है. इसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो हमारे पास टॉक लाइक होके यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब बना देता है, और डिस्टल एंड जो है वो मिडल एयर कैविटी बना देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट डिराइव्स फ्रॉम द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इन फीमेल. फीमेल्स के अंदर हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं यहाँ से हमारे पास यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब और वेजाइना तो डेवलप होता है. इसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है हाइड्रेटेड ऑफ मर्गैग्नी. इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास सेकंड पार्ट है व्हाट इज एक्सॉस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर. एक्सॉस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर का मतलब ये है कि ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं बनी और ब्लैडर आउटसाइड पे प्रोजेक्ट करा हो गया. एक्सॉस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर इज कंजेनिटल malformation ऑफ ओवरियन ऑफ ब्लैडर. ब्लैडर उल्टा हो गया, लाइक ब्लैडर की इंटरनल साइड जो है वो बाहर आई हुई है. एक्सपोजर एंड प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकोजल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर इस डिफेक्ट को करेक्टराइज करेगी. इसमें हमारे पास क्या होती है कि डेफिशिएंसी होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, और ट्राइगोन और यूरिटारिक ऑरिफिस जो है वो हमारे पास एक्सपोज होते हैं और यूरिन जो है वो ड्रिबल करता रहता है इन्वर्टेड ब्लैडर से. एम्ब्रियोलॉजिकल कॉज ये है कि इनकम्प्लीट मीडियन क्लोजर होती है इंफीरियर पार्ट ऑफ वॉल की. इस डिफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है दोनों जो है एब्डोमिनल वॉल्स को और साथ में हमारे पास इंटीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को इस डिफेक्ट की वजह से हमारे पास फेलियर होता है. मीजोडर्म का माइग्रेट बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म ऑफ एब्डोमिनल वॉल. मीजोडर्म नहीं आती तो हमारे पास मसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. मसल्स एब्सेंट होते हैं जो चारों मसल होते हैं लाइक एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ये नहीं बनेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं बनेगी, तो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पे कोई वॉल नहीं होगी और उसकी भी इंटीरियर वॉल डेफिशिएंट हो जाएगी. अगला क्वेश्चन हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की डेवलपमेंट है. 4 से 7 वीक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि क्लोएका होता है ना,
लाइक ये हमारे पास क्लोएका है जो कि हमारे पास टर्मिनल पोर्शन होता है हाइंडगट का। यहाँ पे एक यूरोरेक्टल सेप्टम आता है, यूरोरेक्टल सेप्टम इसको ना एनोरेक्टल कैनाल और यूरोजेनिटल साइनस में डिवाइड कर देता है। यूरोजेनिटल साइनस जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, विजाइकल पार्ट, पेल्विक पार्ट, फेलिक पार्ट। विजाइकल पार्ट से हमारे पास जो है वो ब्लैडर बन जाता है और हमारे पास पेल्विक पार्ट से यूरोजेनिटल प्रोस्टेट प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनता है। फेलिक पार्ट जो है इससे हमारे पास क्लाइटोरस बन जाता है फीमेल में, क्लाइटोरस बन जाता है फीमेल में, और मेल्स में बन जाता है एक्सटर्नल पीनिस। इसके बाद फिर से वो ये ब्लैडर एग्जास्ट्रॉफी के अंदर हमारे पास क्या है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ना उसमें हमारे पास एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म जो है ना वो नहीं आई। जब वो नहीं आई तो हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं बनी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं बनी, और साथ में हमारे पास एंटीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर भी नहीं बनी। ब्लैडर जो है वो पहले इंटरनल सरफेस अंदर आनी थी, इंटरनल सरफेस बाहर एक्सपोज हो गई है, जिससे ट्राइगोन और जो यूरिटरी ऑरिफिस का एरिया है वहाँ वो भी एक्सपोज हो गया बाहर और कंटिन्यूसली ड्रिबलिंग होगी यूरिन की। इसके बाद हमारे पास स्वेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ एक न्यूबॉर्न है जिसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ थॉरैक्स, ये वही कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, हमने पहले भी किया है। कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर हमारे पास ये है कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डायफ्राम जो है वो 4 चीज़ से बनता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डोर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस और लेटरल बॉडी वॉल की इनक्लोज। जब प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन बाकी 3 कंपोनेंट्स के साथ यूज करने से कर देती है इनकार, तो हमारे पास डायफ्राम का वो वाला पार्ट हो जाता है डेफिशिएंट। जब डायफ्राम के अंदर होगा सुराख तो नीचे हमारे पास हो गया एब्डोमिनल कंटेंट, एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो थॉरैक्स में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेनली लेफ्ट साइड पे होता है पोस्टरोलेटरल डिफेक्ट होता है डायफ्राम का, जहाँ से हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट आ जाते हैं थॉरैक्स में। जब वो थॉरैक्स में आएंगे तो यहाँ पे लंग्स जो फॉर्मेशन है उनकी लंग्स की फॉर्मेशन होगी डिफेक्टिव, लंग का होगा हाइपोप्लेजिया और सांस लेने में होगा मसला, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर गया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के पार्टीशनिंग प्राइमोडियल वेंट्रिकल की कैसे होती है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास ये हार्ट अगर बना हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास मस्कुलर इनग्रोथ जो है वो बनना स्टार्ट होती है फ्लोर ऑफ वेंट्रिकल से, जो कॉमन वेंट्रिकल होता है। अब ये मस्कुलर इनग्रोथ बनती है, यहाँ पे हमारे पास होता है एवी कुशन, एवी कुशन जो है वो वहाँ से हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट बनना स्टार्ट होता है, साथ में हमारे पास बल्बर रिजेस से ये तीनों पार्ट्स आपस में फ्यूज करते हैं और हमारे पास आके इस मस्कुलर इनग्रोथ पे लग जाते हैं। इस तरह हमारे पास जो है वो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है। मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलप्स इन द मिडलाइन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव वेंट्रिकल, और ये हमारे पास ग्रो करता है एवी कुशन की तरफ। फिर हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन जो है वहाँ पे फ्री रिजेस से आईवी सेप्टम का मस्कुलर जो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा फोरामेन रहता है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, उसको क्लोज करता है मेम्ब्रेनस पार्ट फ्रॉम ऑफ आईवी सेप्टम। मेम्ब्रेनस पार्ट कैसे बनता है? प्रोलिफरेशन एंड फ्यूजन ऑफ टिश्यूज फ्रॉम 3 सोर्सेज, राइट बल्बर रिज, लेफ्ट बल्बर रिज एंड एवी कुशन। ये हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल का फ्लोर, ये दरमियान में हमारे पास पड़ा हुआ है एवी कुशन और साइडों पे हमारे पास पड़ी है बल्बर रिजेस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सेप्टम ग्रो करेगा, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे फोरामेन थोड़ा सा रह जाएगा, ये थोड़ा सा मस्कुलर पार्ट बन गया। मस्कुलर पार्ट बनने के बाद हमारे पास राइट बल्बर रिज, लेफ्ट बल्बर रिज और एवी कुशन से हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट आएगा, वो आके साथ फ्यूज कर जाएगा और इस इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन को क्लोज कर देगा। इस तरह से हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बनेगा। इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च, फोर्थ फेरेंजियल आर्च को वैगस नर्व सप्लाई करिए, तो इधर से फेरेंजियल लिरिक्स स्ट्रक्चर बनेंगे लाइक थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोथायराइड कार्टिलेज, आर्क ऑफ एओर्टा लेफ्ट साइड पे, सबक्लेवियन आर्टरी राइट साइड पे, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, क्रिकोथायराइड लिवेटर वाला पेलेटिनी, ये 4th और 6th के इकट्ठे हैं, और साथ में हमारे पास कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, लेरिंग्स और स्ट्राइटेड मसल ऑफ एसोफेगस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिथ्रोनाइड क्यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट और बॉडी ऑफ यार्ड। इसके बाद हमारे पास है हिस्टोजेनेसिस ऑफ लिवर। लिवर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है एंडोडर्मल सेल आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास फोरगट होती है ना वहाँ से निकलता है हेपेटिक डायवर्टिकुलम, हेपेटिक डायवर्टिकुलम वहाँ से निकल के इम्बेड कर जाता है डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन के अंदर, जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है वहाँ पे जब ये ट्रांसवर्स उसके अंदर इम्बेड कर जाते हैं वहाँ पे आते हैं हेपेटिक सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, वो हेपेटिक कॉर्ड्स की फॉर्म लेते हैं। हेपेटिक कॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास अपने आप को अरेंज कर लेते हैं हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर, जिससे हमारे पास जो है क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल बनता है, और उस क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल के स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा है कि उसके दरमियान में सेंट्रल वेन होती है, साइडों पे हमारे पास हेपेटिक कॉर्ड्स अरेंज होती हैं, इन हेपेटिक कॉर्ड्स के दरमियान में स्पेस ऑफ डेजी होती है, और इनकी साइडों में हमारे पास हर कॉर्नर पे हेपेटिक ट्राइएड होते हैं जिसके अंदर पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट होता है। और ये सारे जो सेल्स होते हैं हेमेटोपोइटिक टिश्यू ऑफ लिवर एंड कफर सेल, ये हमारे पास मेसेंकाइम इन सेप्टम ट्रांसवर्सम वहां से ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरियल डायवर्टिकुलम और मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम की बात करें तो ये हमारे पास रेमिनेंट है वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का, 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2% पीपल में होता है, 2% मेल्स में होता है, 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल जंक्शन, एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर पे होता है। इसके बाद एग्जॉस्ट ऑफ ब्लैडर है, हम पहले ही 2 दफा इस वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है वेस्टिजियल रेमिनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट के वेस्टिजियल रेमिनेंट कौन कौन से होते हैं? गार्टनर्स डक्ट, सिस्ट ऑफ ओफोरॉन, पैराफोरॉन और गार्टनर डक्ट सिस्ट, गार्टनर डक्ट सिस्ट, सिस्ट ऑफ एपोफोरॉन और सिस्ट ऑफ पैरोफेरॉन। फोरॉन का नहीं पता आप लोगों को, मजाक कर रही हूँ सिर्फ समझाने के। इसके बाद हमारे पास है फेट ऑफ एओर्टिक आर्चेज, ये क्वेश्चन भी हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। फर्स्ट पेयर से हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी बनती है, सेकंड पेयर से स्टेपीडियल हाइड आर्टरी बनती है, थर्ड पेयर से हमारे पास कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड बनती है, फोर्थ पेयर से एओर्टिक आर्च लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे राइट सबक्लेवियन, फिफ्थ पेयर डिजनरेट कर जाता है, सिक्स्थ पेयर से हमारे पास राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनता है और डक्टस आर्टरियोसिस। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम कैसे बनते हैं। राइट एट्रियम का अब इसमें हमारे पास एक रफ पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होता है। जो रफ पार्ट होता है ना वो हमारे पास दोनों एरियाज में इनकॉर्पोरेशन से बनता है, जो हमारे पास स्मूथ पार्ट होता है वो इनकॉर्पोरेशन से बनता है, रफ पार्ट जो है वो प्रिमिटिव एट्रियम से बनता है। रफ पार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियम, स्मूथ पार्ट फ्रॉम साइनस वेनोस, ये राइट की बात है। लेफ्ट वाले में देखें तो स्मूथ पार्ट फ्रॉम एंडोकार्डियल प्रोलिफरेशन और रफ पार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियम। इसके बाद हमारे पास क्या है? क्रिस्टा टर्मिनालिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस राइट वेनोसिस वॉल
और मोस्ट वेंट्रल स्मूथ पार्ट जो है वो राइट हाफ ऑफ एवी कैनाल से आता है, इसका मोस्ट वेंट्रल स्मूथ पार्ट भी लेफ्ट हाफ ऑफ एवी कैनाल से आता है। फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया जो मिडगट है वो हमारे पास यू शेप लूप बना के हर्निएट करती है, और ड्यूरिंग 10th वीक जो है ये हमारे पास 6 वीक में अम्बिलिकल हर्निया होता है। फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया 6 वीक में होता है, और 10th वीक में ये जो है इसके क्रेनियल कॉर्डल लिम्स वापस से रिटर्न करते हैं ड्यू टू द ग्रोथ। पहले हमारे पास क्या होता है कि स्पेस जो है एब्डोमेन में स्कार्स होती है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया होता है। जब स्पेस ज़्यादा हो जाती है वापस से, तो फिर ये वापस से हमारे पास वापस से रिटर्न कर जाता है एब्डोमेन में वापस से वापस। कॉजेज क्या है? कॉज क्या है? शॉर्टेज ऑफ स्पेस होती है, लीवर और किडनी वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं। जब लीवर और किडनी का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि एब्डोमेन का साइज बड़ा होता है, तो वापस से हर्निएशन खत्म हो जाती है। क्रेनियल लिम्स से स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, कॉर्डल लिम्स से सिकल स्वेलिंग और अपेंडिक्स बनता है, सिकम और अपेंडिक्स। मिडगट रोटेशन और रिट्रैक्शन, पहले हमारे पास 90 डिग्री के क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज टर्न लेती है, और हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड। फिर हमारे पास क्रेनियल और कॉर्डल लिम्स जो है वो अपनी साइडें चेंज कर लेते हैं, फिर ये वापस से रिट्रैक्ट करती है 10th वीक के अंदर। ये वापस एब्डोमेन में जब जाती है तो साइज किडनी और लीवर का जो है वो थोड़ा स्मॉल हुआ होता है। जब ये वापस जा रही होती है ना, तो हमारे पास 180 डिग्री की रोटेशन लेती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे हमारे पास जो है डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कॉलम जो है वो राइट साइड पे आ जाती है। रिट्रैक्शन के दौरान हमारे पास पहले ये 90 डिग्री का टर्न लेती है, जब ये हमारे पास प्रेजेंट होती है इन द फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया की कंडीशन में, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड। जब ये वापस से जाती है एब्डोमेन के अंदर रिट्रैक्ट होती है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज का टर्न लेती है, और हमारे पास क्या करता है कि सीकम और अपेंडिक्स ये हमारे पास राइट साइड पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एट्रिया की सेपरेशन। एट्रिया की सेपरेशन के अंदर कुछ यूं सबसे पहले हमारे पास ये एट्रिया की वॉल है, यहाँ से हमारे पास सेप्टम प्राइमम आता है। सेप्टम प्राइमम जो है ये नीचे एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करता है, यहाँ पे हमारे पास एक सुराख रह जाता है जिसको हम कहते हैं फोरामिन प्राइमम। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये सेप्टम जो है यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें परफोरेशन बनती है। इसकी जो आखिरी परफोरेशन होती है ना, वो छोड़ के बाकी सारी फ्यूज कर जाती हैं। कैसे कि कुछ इस तरह का हालत हो जाती है, और ये दरमियान में फोरामिन सेकेंडम बन जाता है, और यहाँ से ये पूरा फ्यूज कर जाता है एंडोकार्डियल कुशन के साथ, फोरामिन प्राइमम क्लोज हो जाता है। फिर हमारे पास ये जो फोरामिन, इस फोरामिन को कहते हैं फोरामिन सेकेंडम। फोरामिन सेकेंडम के लिए हमारे पास राइट वाले जो होता है ना एट्रियम, यहाँ से एक रिज ग्रो करती है, और ये इसको पार्शली कवर करती है। फिर इस तरह हमारे पास यहाँ से जो फोरामिन रह जाता है, इसको हम कहते हैं फोरामिन ओवेल। फोरामिन ओवेल जो है वो हमारे पास क्या करता है कि राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर जो है वो कम होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में शंट होता है, लेकिन जब बर्थ के बाद प्रेशर दोबारा से लेफ्ट एट्रियम का ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये फोरामिन ओवेल क्लोज हो जाता है और फोसा ओवेलस बन जाता है। यही कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेप्टम प्राइमम बनता है, वहाँ पे फोरामिन प्राइमम बनता है, फिर वहाँ से फोरामिन सेकेंडम बनता है, फिर सेप्टम सेकेंडम बनता है, और फोरामिन ओवेल बन जाता है, और फिर फोरामिन ओवेल क्लोज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर हमारे पास 4 डिजीजेज इकट्ठी आती हैं, लाइक पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस होता है, जिसकी वजह से लंग्स की तरफ हमारे पास ब्लड फ्लो, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो स्टेनोसिस होता है, जिससे हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जिससे वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो डिफेक्टिव होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा आता है तो वो एओर्टा में ज़्यादा जाता है, जिससे ओवर राइडिंग होती है एओर्टा की, डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ एओर्टा। फिर उससे हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड ज़्यादा कम्युलेट होता है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है। इस कंडीशन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स होता है, तो हमारे पास साइनोसिस होती है, ब्लूनेस